नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाले सी-टेट, यूपी-टेट या कोई सी भी टेट एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए और आज देखते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागॉजी संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को और 4 विकल्प दिए हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है सही विकल्प को कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बी है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, सी है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से, और डी है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो देखिए, भाषा अर्जन जो होता है यहाँ पर विद्यार्थी को, बच्चे को ऐसा वातावरण स्वाभाविक रूप से, यानी कि उसके वातावरण में ये चीज़ें मिल जाती है जो स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से वो बहुत जल्दी से सीखता है भाषा अर्जन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पहला विकल्प होगा, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, या सीखने में अक्षम होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। और डिसलेक्सिया जो है ये एक पठन संबंधी विकार है, यहाँ पर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो सी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर बी है संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सी है हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, और डी है गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को हिंदी भाषा कि बारीकी को सही रूप से समझने के लिए हम कौन से विकल्प का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो होगा हमारा पहला विकल्प, जो कि है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री विद्यार्थी को उपलब्ध कराना। पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो उस विकल्प का चयन करना है जो अपेक्षित नहीं है। स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, सी है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, और डी है चिंतनशीलता का विकास। तो देखिए, यहाँ पर जो अपेक्षित नहीं होगा वो होगा सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। ये हिंदी भाषा शिक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अपेक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से बी विकल्प यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी हो सकती है? अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या बाल साहित्य? तो देखिए, यहाँ पर जो डी विकल्प होगा बाल साहित्य, ये यहाँ पर सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री होगी, क्योंकि बाल साहित्य जो होता है ये बच्चों का लिए एक रुचिपूर्ण भी होता है, और जहाँ पर बच्चे जो हैं हिंदी भाषा शिक्षण का विकास भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है? तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होंगी वो निश्चित रूप से कक्षा हमारी बहुभाषिक है, तो बच्चों की भाषाएं भी अलग अलग हो सकती है और वो हमारे लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करेंगी, और पहला ही विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, या फिर डी है ये सभी? तो निश्चित रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए ये सभी सर्वाधिक उचित तरीके के अंतर्गत आएंगे, और जिसमें विकल्प डी हमारा सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध रिक्त स्थान से है? तो यहाँ पर स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होगा भाषा सीखने में, ये कथन देने वाले थे वाइगोत्स्की, और सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने या समझाकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, या फिर लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, और यहाँ पर डी है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें समझ करके पढ़ने के संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा वो होगा किसी भी लिखित सामग्री के निहितार्थ को समझना, और डी विकल्प जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, या फिर सी है पूर्णतः असंभव, और डी है बिल्कुल अनुचित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्याकरण के समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना बिल्कुल पूर्णतः उचित होगा, और पहला विकल्प ही इसके लिए सही होगा। और व्याकरण की समझ को हम संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंक सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का क्या आशय होगा? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, या फिर सी भाषा के प्रयोग को पक्ष बताना, और डी है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा क्षमता के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण या प्रकार्य पक्ष जो होगा उसका आशय होगा भाषा प्रयोग पर बल देना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भाषा की क्षमता का हम आकलन कर रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पर बच्चे भाषा प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं इस चीज़ को हम इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की भाषा प्रयोग पर बल देना ये महत्वपूर्ण प्रकार्य कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या फिर उसे डांटेंगे वो अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। सी उसे बताएंगे कि किसी शब्द को विशेष क्या कहते हैं, और डी उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसकी वाक्यों को भी दोहराएंगे। तो निश्चित रूप से पहला विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, या फिर बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। सी है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, और डी है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए, ये भाषा की कक्षा में यहाँ पर इन चार विकल्पों में से ज़रूरी होगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, या फिर सी है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता को विकसित करना, और डी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, और डी विकल्प इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली तरीका होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो सबसे कम प्रभावशाली यहाँ पर होगा वो होगा प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। पहला विकल्प ही इसके लिए सही होगा, ये यहाँ पर सबसे कम प्रभावशाली होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं या किसे मानेंगे? सुंदर लेखन अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी हुई लिखी बातों को की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, और डी है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लेखन क्षमता के विकास की, और लेखन क्षमता हमारी तभी अच्छी विकसित होती है जब हम सुनी पढ़ी समझी हुई बातों के लिए स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो निश्चित रूप से संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, बाबा भारती क्यों उदास थे,
और डी है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा डी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। यहाँ पर बच्चे को अपनी लिखित अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसे चिंतन का भी अवसर इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, या फिर बी है वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, सी है वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, और डी है वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचय कराए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों को साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तो निश्चित रूप से पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पावलोव, या फिर डी है स्किनर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाइगोत्स्की से संबंधित है और बी विकल्प इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा और चिंतन का संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, यह व्यर्थ का कथन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा और चिंतन का संबंध होता है, ये पूर्णतः सही होगा और पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः रिक्त स्थान पर निर्भर करनी चाहिए, परीक्षा पद्धति, बच्चों का आयु स्तर, आयु और प्रकरण पर, या समयावधि या लक्ष्य भाषा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः रिक्त स्थान पर निर्भर करना चाहिए, वो होगा बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, और बी विकल्प इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की भाषा पर उसकी सामाजिक परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थी की भाषा और उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत अनुबंधन का, अनुकरण का, सहचरी का, या जीवन समन्वय का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए बच्चे की भाषा पर उसकी सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, बी शिक्षा को सरल बनाता है, और सी अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, और डी है शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो मातृभाषा जो शिक्षण है ये शिक्षण को सरल बनाता है, जो कि हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने एक परिवेश से जिससे आते हैं, निश्चित रूप से वो अपनी मातृभाषा का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और उस स्थिति में बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण जो होता है वो उनके लिए शिक्षण को सरल बनाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो यहाँ पर कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर सृजनात्मकता का हम विकास करना चाह रहे हैं और इसमें जो सहायक नहीं होगा वो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना नहीं होगा। बाकी तीनों ही विकल्प सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दैनिक कार्यों से मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। तो दैनिक कार्यों में मनुष्य जो है जिन दो कौशलों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है वो कौशल होते हैं उसके लिए श्रवण और वाचन, मतलब सुनना और बोलना। ये दो कौशल जो भाषा के होते हैं इनका प्रयोग हर मनुष्य करता ही करता है, तो सबसे ज़्यादा इन दो कौशलों का प्रयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले विकल्प और प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो निश्चित रूप से वाद विवाद होगी, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति जरूरी होगी, भाषण में भी, अंत्याक्षरी में भी, कविता लेखन में नहीं होगी। तो डी विकल्प बन जाता है उत्तर, कविता लेखन जो है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने की कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, और डी है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सुनने और बोलने की कौशलों के विकास में सहायक होती है परस्पर बातचीत। निश्चित रूप से पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता या फिर डी है ये सभी। तो एक मौखिक अभिव्यक्ति जो होना चाहिए उसके अंतर्गत ये सभी विशेषताएं इसमें शामिल होना चाहिए और डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो निश्चित रूप से विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, प्रतियों की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और डी है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है और आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर डी वाला जो क्वेश्चन विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा एक हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में इसको उचित मानने का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो अपना अनुभव इसके अंदर साझा करेंगे। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न पत्र संख्या में छूट देना चाहिए या फिर उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए? सी है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और डी है उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले हैं। तो निश्चित रूप से सी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।